और लास्ट आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हाँ, मैं बता चुका हूं कि पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यह भी है कि सिर्फ एक जगह का विकास नहीं होना चाहिए, पूरे भारत का विकास होना चाहिए, पूरे भारत में डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हर एक एरिया पे उतना ही ध्यान दिया जाए। जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ कुछ सिटीज को पकड़ के डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं कहलाएगा। गवर्नमेंट के बजट में हर एक स्टेट के लिए उतना ही अपना प्रावधान या फिर एस्टिमेशन होना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी रीजन विद इन इंडिया कैन बी डेवलप्ड। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, पहला आ गया रेवेन्यू बजट और दूसरा आ गया कैपिटल बजट। मैं दोनों के बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रेवेन्यू बजट सबसे पहले बात करता है कि किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है और कहां कहां से कलेक्ट किया जाता है, यानी कहां से जनरेट हो रहा है। लिख लो, नोट डाउन कर लो। रेवेन्यू बजट ये एक्सप्लेन करता है फ्रॉम विच सोर्सेज रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड और फ्रॉम विच सोर्सेज रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड। ये दो चीजें आपको काफी अच्छे से ध्यान में रखनी है। और उसके बाद हाउ इट इज बीइंग अलोकेटेड अमंग डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, बाकी जो खर्चे होते हैं उसमें से रेवेन्यू को कैसे एलोकेट किया जाता है, ये पूरा राम कहानी हमारा रेवेन्यू बजट बताता है। अब रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट में स्प्लिट ऑफ हो जाता है। पहला आ जाता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट मतलब कहां से पैसा आया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना हम, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उसके भी अपने खर्चे हैं। उन खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। सेकंड आ जाता है हमारा कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट बेसिकली जहां आपको दिमाग में आ भी रहा होगा, ये कैपिटल नेचर है। जो कैपिटल के बारे में नहीं जानते, मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई लोग या ऐसे लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहली बार टच किया है, क्योंकि अपने आप में सब्जेक्ट है, तो कैपिटल उस नेचर को बोला जाता है जहां पे लमसम अमाउंट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जब मैं कोई बड़ा एसेट खरीदता हूं ना, व्हाट डज एसेट मीन? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजें जब मैं खरीदता हूं तो वो कैपिटल नेचर के कहलाते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं मार्केट से लोन उठाता हूं, मार्केट से बोरो करता हूं, या शेयर मार्केट से पैसा उठाता हूं शेयरिंग करके, भैया तुम ओनरशिप रख लो, मुझे बदले में पैसा दे दो, तो वो भी कैपिटल नेचर का होता है। तो इसके अंदर भी कुछ खास ऐसा नहीं है, बस इतना आपको लिखना है, इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। और इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, पहला हो जाता है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मैंने आपको ज्ञान दिया वो आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत काम आएगा, तो अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड करके एक बार फिर से नोट कर लेना। अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट में जैसे अपन ने समझा यार कि रेवेन्यू बजट था और कैपिटल बजट था, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें निकल के आई। जब मैंने रेवेन्यू बजट समझाया तो उसके अंदर रेवेन्यू रिसीट था, जब मैंने तुम्हें कैपिटल बजट समझाया तो उसके अंदर कैपिटल रिसीट था। ऐसे ही रेवेन्यू बजट के अंदर सुन लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर था। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स होती है, कैपिटल रिसीट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो होता है। तो चलो यार, इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें सब समझाना चालू करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जो हेडिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी। तो शुरुआत करता हूं मेरी पहली हेडिंग से, वो है बजट रिसीट्स। आखिर बजट के अंदर वो कौन सा पैसा है जो आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो उसको दो पार्ट में बांटा गया, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। लेकिन पहले मैं ये समझा देता हूं कि बजट रिसीट्स को आप क्या बोलोगे। तो भैया सबसे पहले बजट रिसीट का मतलब ये हुआ कि ये वो पैसा है जो भारत सरकार को रिसीव होगा फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। फर्क नहीं पड़ता भारत सरकार ने कमाया या नहीं कमाया, ये भारत सरकार के हाथ में पैसा आया और इसी को हमने नाम दिया भाई बजट रिसीट्स। नाउ अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बताऊंगा, जिनको आता भी है जिनको नहीं भी आता है, सब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से रेवेन्यू रिसीट वर्क करती है और किस तरह से कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम्हारा और मेरा यहां पे इंटरेक्शन चल रहा है, याद रखना। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम रोज जाते हो, मेहनत करते हो, सैलरी घर पे लेके आते हो, तुमने अपनी मेहनत की और उससे पैसा कमाया। मेरा पहला सवाल है, फर्क नहीं पड़ता तुम कॉमर्स के हो या ह्यूमैनिटीज के हो, मेरे से बात करते हुए समझो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि जो तुमने सैलरी कमाई, क्या कोई लोन लेके कमाया? नहीं, तुम गए, तुमने काम किया, उसका तुम्हें पैसा मिला।
क्या तुमने कोई घर से उठा के एसेट बेच दिया जो तुम्हें पैसा मिला? नहीं, ये पैसा जो है ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, द हार्ड वर्क दैट यू डिड, उसका पैसा तुमने कमाया। तो रेवेन्यू रिसीट वही होती है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है दैट नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, जो ना तुम पे कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, उधारी नहीं क्रिएट करती, समझ लेना, नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ही तुम्हारा कोई एसेट कम करती है। भारत सरकार ना ही कोई एसेट बेच के पैसा लेकर आ रहा है या ना ही लायबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट कर रहा है, यानी ना ही भारत सरकार कोई लोन ले रहा है। ये वो पैसा है जो भारत सरकार ने सर्विसेज ऑफर करके, गुड्स ऑफर करके कमाया है। तो ये मेहनत का पैसा है, इसलिए इसे रेवेन्यू रिसीट नाम दिया जाता है। तो चलो इसके सोर्सेज के बारे में पता करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कि जो ये रेवेन्यू रिसीट होता है ये रेगुलर आप कमाते हो, ऑब्वियसली, क्योंकि आप रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे तभी आप कमाओगे। फिर बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो ये दो सोर्सेज से आता है। पहला, भारत सरकार कमाता है टैक्स से, तो टैक्स रेवेन्यू। दूसरा, भारत सरकार कमाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, मतलब वो टैक्सेस चार्ज नहीं कर रहा लेकिन फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा है भारत सरकार, उससे कमा रहा है। अब भैया टैक्सेस के अंदर भी आप जानते हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे आजकल हम जीएसटी वगैरह की बात करने लगे हैं, तो टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो भी भारत सरकार का दो सोर्सेज से आता है। या तो डायरेक्ट टैक्स जो कि भारत सरकार डायरेक्ट आपकी इनकम वगैरह पे चार्ज करती है, वो भारत सरकार के लिए डायरेक्ट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत सरकार जो दूसरी कंपनीज बेचती हैं उस पे जो लगाते हैं जीएसटी वगैरह, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है और भारत सरकार उससे भी कमाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो मैं आपको शॉर्ट समराइज्ड वे में बता देता हूं, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और जीएसटी यानी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर काउंट होता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है मुझे तुम्हें बताने के लिए, तो चलो बात करना चालू करते हैं भारत सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। और बड़े इंपॉर्टेंटली, इनमें अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना। तो यार ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ? भारत सरकार जो टैक्स के अलावा कहीं और अदर सोर्स से कमाती हो, ये भारत सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ। जैसे मैं आपको समझाना चालू करता हूं, सबसे पहला पॉइंट, और वो है इंटरेस्ट। भारत सरकार को जो इंटरेस्ट मिलता है, अब वो इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? क्योंकि भारत सरकार को लोन देना पड़ेगा ना यार। भारत सरकार देती है लोन, और लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को में भी, यूनियन टेरिटरीज को में भी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को में भी, पब्लिक इन जनरल को, किसी को भी अगर भारत सरकार ने लोन दिया तो उसके बदले जो भारत सरकार को इंटरेस्ट अर्न होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स पे। भारत सरकार ने बड़े चालाकी से, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें पैसा लगा के रखा है और भारत सरकार को उससे फायदा होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, डिविडेंड मिलते हैं। अगर हैरानी की बात की जाए तो हमारे भारत सरकार का सुजुकी कंपनी में भी अपना एक शेयर है, LIC में है, BHEL में है, इंडियन रेलवेज तो हमारे भारत सरकार का ही है, मतलब मैं बाकी भी बता रहा हूं, भारत सरकार शेयर होल्ड करती है। जब इससे प्रॉफिट होता है तो वो भारत सरकार की डायरेक्ट जेब में जाता है और वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। भारत सरकार का अपना शेयर है, इसके कारण भारत सरकार को उसमें अर्निंग होती है। और ऐसा ही नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ इसी तरीके से कमाती है, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स भारत सरकार सेल करती है जिसका एक स्पेसिफिक पोर्शन या प्रॉफिट भारत सरकार को जाता है। सांची दुग्ध संघ अगर आपने सुना हो, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं सांची प्रोडक्ट के, ब्रांड के, ये भी भारत सरकार के अंडर कहीं ना कहीं गवर्न होता है और भारत सरकार को उसका स्पेसिफिक प्रॉफिट अपनी जेब में मिलता है। फिर बात आ जाते हैं फीस। भारत सरकार जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है पब्लिक इन जनरल को तो उसके बदले फीस लेती है। रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, कोर्ट फीस वगैरह हो गई, या कुछ भी इस तरह की अगर फीस भारत सरकार चार्ज कर रही है तो उसका पैसा भी भारत सरकार के सीधे जेब में जाता है। फिर बात आ जाती है लाइसेंस फीस पे। जैसे भैया पेट्रोल पंप का लाइसेंस चाहिए होता है आपको खोलने के लिए, दारू के ठेके का लाइसेंस चाहिए होता है भाई, तो ऐसे जब इनकी बात की जाए, इस तरह के लाइसेंसेस जो चाहिए होते हैं, भारत सरकार उसके लिए एक स्पेसिफिक सम को चार्ज करता है और वो स्पेसिफिक सम जो आप उनको देते हो वो लाइसेंसिंग फीस का पार्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं भाई फाइन्स एंड पेनल्टीज की। अब तुम तो जानते हो भाई कि कितने लॉ तोड़ने वाले लोग हैं, बिना हेलमेट वाले लोग हैं, एक गाड़ी पे 3 बिठाने वाले लोग हैं, टायर पे 4 लटकाने वाले लोग हैं। तुम्हें पता है कि कैसे कैसे गाड़ियां चलाई जाती हैं। कई बार हम अपनी स्कूटी पे ही आगे अपने दोस्त को खड़े कर लेते, बोलते देखते रहना, सामने से पुलिस वाला दिख जाए तो। तुम नाम भी जानते हो हम उनका क्या रखते हैं। तो ऐसी फाइन्स और पेनल्टीज हमें पे करनी पड़ती हैं जब हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं, और वो भी भाई इसी का तो पार्ट बनता है भारत सरकार की इनकम का। फिर बात आती है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की। भैया यहां से भी भारत सरकार को बड़ा फायदा होता है। फॉरेन गवर्नमेंट भारत सरकार को गिफ्ट भेज रही है, बताइए। कई बार इंडिविजुअल्स और कंपनीज भारत सरकार को गिफ्ट भेज रहे हैं, भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है, इसको भारत सरकार बोल देती है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है परमिशंस मिल जाना, कुछ भारत सरकार को कोई परमिशन मिल गई, कहीं से रेवेन्यू जनरेट करने का कोई सोर्स ओपन हो गया, भारत सरकार का फायदा है भाई। तो ये भी उनकी इनकम का ही पार्ट बन गया यार। अब भाई समझ लो यार, अपने पिताजी लोग, यार हमारे पिताजी लोग बोल देते कि हमारी प्रॉपर्टी तो हम कभी तेरे को देंगे ही नहीं, क्योंकि अपने लक्षण भी ऐसे नहीं है भाई। तो हुआ क्या, हमने ऐसे काम ही नहीं किए कि पिताजी बोले कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो तू रख लेना। तो इसको कहते हैं एस्चीट्स।
अब भाई सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान जो मर जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है या भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जब ऐसे कोई परमात्मा भाई साहब किसी अपने जायदाद के वारिस को छोड़ के नहीं जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भारत सरकार के पास चली जाती है और भारत सरकार उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट कर लेता है, नामकरण करता है एज चीट्स। नेक्स्ट आता है, भारत सरकार को पता है फोर फीचर से भी काफी फायदा होता है। मान लो तुमने कोर्ट में कोई चीज बोल दी कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया, तो भारत सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी या कोई भी तुम्हारा एसेट जब्त कर लेगा, भारत सरकार को उससे भी फायदा होता है। तो ये हमारा काम आता है फोर फीचर के अंदर। फोर फीचर का मतलब है सीधी बात है छीन लिया, जब्त कर लिया। फोर फीचर से भी भारत सरकार को काफी फायदा होता है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल नहीं की, आपकी प्रॉपर्टी भारत सरकार ने जब्त कर ली। फिर आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे इसके अंदर, वो होता है स्पेशल असेसमेंट। होगा क्या, आप किसी एरिया में रहते थे, भारत सरकार ने वहां अत्याधुनिक विकास करवाया, अंधाधुंध विकास हुआ, ऐसा कि भैया आपके सर के ऊपर से मेट्रो और नीचे से भी एक मेट्रो और आप बीच में हैं और आपके घर के सामने एक बहुत आलीशान पार्क, और भारत सरकार ने कहा कि देखो हमने आपके आसपास मॉल वगैरह बनवा दिए, बिल्कुल प्राइम लोकेशन बना दिया आपकी प्रॉपर्टी को, तो उसके ऊपर भी भारत सरकार कुछ चार्ज लेती है आपसे, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट लेती है और उसी को भारत सरकार बोलती है स्पेशल असेसमेंट। क्यों स्पेशल असेसमेंट करवाया गया? बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी। और क्यों बढ़ी? क्योंकि भारत सरकार ने विकास करवाया, डेवलपमेंट करवाया और भारत सरकार उसका चार्ज लेगी, वो कहलाया स्पेशल असेसमेंट। देते फिरो। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि कहलाता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या बोलता है भाई? अब यहां पे सुन लेना ध्यान से। कैपिटल रिसीट का मतलब है जब आपके पास लमसम में पैसा आ रहा है। लमसम में पैसा आने के दो कारण हैं। पहला, या तो आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। कैपिटल मैंने आपको बोल दिया लमसम वाली बात होती है। लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो का मतलब होता है आपने लोन ले लिया, तो लोन लिया, पैसा आया, लमसम में आया, लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, विच आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन एसेट, या फिर आपने कोई एक बहुत बड़ा एसेट बेच दिया, उससे भी पैसा आया, तो वो कहलाती है आपकी कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी, या तो आपके एसेट्स कम होंगे। जब बुरा वक्त आता है किसी का तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, पहला या तो लोन ले ले या घर का सोना बेच दे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी कैपिटल रिसीट का। ऐसा कभी ना हो, ऐसी मैं बात ही नहीं कर रहा, बट एक बात बताने के लिए, समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। कई बार दिल से जोड़ना पड़ता है, और वही चीज मैंने तुम्हें बताई कि कैपिटल रिसीट के अंदर आइदर यू आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी और यू आर रिड्यूसिंग एन एसेट, तभी कैपिटल रिसीट काम में आएगी। तो चलो सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बोरोइंग, जैसे मैं समझा चुका हूं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर तुमने कहीं से भी बोरो किया तो वहां से तुम्हारे पास पैसा आएगा। हां, मैं मानता हूं लायबिलिटी बन जाएगी, बहुत अच्छे से मानता हूं, लेकिन पैसा तो आ रहा है, इसलिए कैपिटल रिसीट का पार्ट है। फिर आता है रिकवरी ऑफ लोन, और ये अधिकतर बच्चे समझने में गलती कर देते हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले लोग। जिनको नहीं आया मेरी बात सुनना। रिकवरी ऑफ लोन, भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे रखे थे या यूनियन टेरिटरीज को लोन दे रखे थे। ये भारत सरकार का एसेट था। क्यों एसेट था? बिकॉज भारत सरकार ने लोन दिया था, यहां पे लिया नहीं था, लोन दे के रखा था। तो भारत सरकार को पता था कि कभी ना कभी ये पैसा वापस जरूर मिलेगा, और भारत सरकार के लिए वही चीज एसेट थी कि हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रखा है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, बदले में हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसके थ्रू, और ये पैसा भी पूरा वापस आना है। जब ये पैसा वापस आया भारत सरकार के पास, रिकवरी ऑफ लोन हुई, जब लोन रिकवर हो गया, भारत सरकार के पास लमसम में पैसा आया, तो ये जो एसेट था ये कम हो गया, जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो कम हो गए। आपने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था, उनको पैसा दे रखा था, आपने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रखा था, जो ये इन्वेस्टमेंट्स किए थे पूरा पैसा आपके पास वापस आ गया, ये कहलाया रिकवरी ऑफ लोन। जो लोन दिए थे वो वापस ले लिए, ये एसेट्स हुआ करते थे तुम्हारे, क्योंकि तुमने किसी को दिया था, इसलिए ये रिडक्शन इन एसेट के अंदर काउंट होगा। याद रखना ये चीज, वरना रिवाइंड करके फिर से देख लो। फिर बारी आ जाती है हमारी अदर रिसीट्स की, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। भारत सरकार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाती है। मैं एग्जांपल भी दे रहा था कि सुजुकी जैसी कंपनी में लगा रखा है, हीरो मोटोकॉर्प में लगा रखा है पैसा, उसके बाद जेट एयरवेज में लगा रखा है, एयर इंडिया तो आप जानते ही हो। तो जब ऐसी जगह पे पैसा लगा रखा है भारत सरकार ने, तो कई बार भारत सरकार यहां से अपने शेयर को हटा भी देती है, यानी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। जब ऐसा होगा, अपना शेयर भारत सरकार ने बेच दिया, तो वो कहलाया डिसइन्वेस्टमेंट। और ये डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, ये भारत सरकार को पैसा देके जाता है, क्योंकि कोई भी अपना शेयर फ्री में तो बेचेगा नहीं। भारत सरकार ने अपना शेयर बेचा मार्केट में, बदले में पैसा मिला। हाँ, जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो आपका एसेट था, आपने उसे बेचा तो आपके एसेट कम हो गए। फिर आती है स्मॉल सेविंग्स। हमारे भारत के अंदर ये प्रथा है कि हर नागरिक, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, छोटी मोटी सेविंग्स करना जानता है, और भारत सरकार इसके थ्रू फंड्स रेज करना जानती है। भारत सरकार क्या करती है? इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करती है और आम जनता से पैसा मंगवाती है।
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए या किसान विकास पत्र हो गए, इसके थ्रू भारत पैसा मंगवाता है या भारत सरकार हमारी पैसा मंगवाती है। और ये एक तरीके से भारत सरकार पे लायबिलिटी है, क्योंकि उसने आम जनता का पैसा ले रखा है और फ्यूचर में वो वापस करना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका है पैसा रेज करने का। भारत सरकार के पास पैसा आ जाता है, भारत सरकार अपनी एंजॉय कर लेती है। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस